अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपको सलाम पेश है और दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, अगर शहर फैसलाबाद की बात की जाए, गुज़श्ता रात धुंध कम रही और मोटरवे भी काफ़ी हद तक खुली रही और हद निगाह काफ़ी ज़्यादा थी। उस तरह से धुंध नहीं पड़ी जिस तरह से परसों रात पड़ी थी। परसों रात तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। आज सुबह भी धुंध थी लेकिन बहुत कम और हद निगाह इतनी मुतासर नहीं हो रही थी कि ट्रैफिक जो है वो ना चलाई जा सके। लेकिन मौसम जो है वो दिन ब दिन खुशगवार होता चला जा रहा है। शिद्दत सर्दी की जो है वो बढ़ती चली जा रही है, दर्जा रात कम होता चला जा रहा है और इसकी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं और घरों के अंदर मुनफरिद पकवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां जो है वो मौसम का मज़ा दोबाला कर देती है। आज मैं भी स्टूडियो में आने से पहले ऑफिस के अंदर चाय पी के आया हूँ और मूड जो है वो गर्मा गर्म चाय से खुशगवार हो जाता है। यही नहीं, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो रहेगा वो तकरीबन 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 72% होगा और हवा वक्तन फ़वक्तन 1 नोट की रफ्तार से चलती रहेगी। यही नहीं बल्कि आइंदा 24 घंटों के लिए सूरज की किरणें और बादलों की आंख मचोली जो है वो जारी रहेगी। बादल तो नहीं, अलबत्ता ये धुंध के असरात हैं जिसकी वजह से सूरज की शुआएं जो हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। हाँ, लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, इसलिए शहरियों से डॉक्टर्स भी यही इल्तिजा कर रहे हैं कि कोविड की सेकेंड लेयर भी है और इसके साथ साथ सर्दी की वजह से भी नज़ला जुकाम हो रहा है। बाइक पे अगर आप बाहर निकल रहे हैं, अच्छे से अपने आप को ढांप के और मफरल का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि आप सर्दी से बचे रहें। और शहरी जो हैं इस हवाले से लंडा बाज़ारों की रौनक बने हुए हैं और खूब वहाँ पे गर्मा गर्म कपड़े जो है वो ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान के अंदर केटू एक ऐसी पहाड़ी है जिसे सर करना सर्दियों के अंदर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था, लेकिन इंसानी हौसले और अज़म जहां पे बुलंद हो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती, इसको साबित किया है कुछ नेपाली लोगों ने और उनका एक ग्रुप था जिन्होंने केटू को सर्दियों के अंदर सर किया। जनाब, ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 4 टीमें बनाई गई थी जिसके अंदर इंटरनेशनल टीम्स थी और दुनिया भर से बहुत सारे कोपेमा थे जिन्होंने इसके अंदर शिरकत की थी। लेकिन नेपाली जो ग्रुप था उन्होंने सबसे पहले केटू को सर किया। 10 मिनट तक केटू की चोटी पे ये रुके रहे, वहाँ पे तस्वीर बनाई और खूब इंजॉय किया, हल्ला गुल्ला भी किया, क्योंकि सर्दियों के अंदर आज तक केटू जो है वो सर नहीं की गई थी। सैकड़ों जाने गईं और कई लोग जो है वो मौत के मुंह में चले गए इसे सर करने की कोशिश में, लेकिन आखिरकार इन्होंने जो मेहनत की थी वो रंग आई और इन्होंने केटू जो है वो सर कर दी। एक बहुत बड़ा मार्का है और मार्का इन्होंने ये तकरीबन परसों मारा था और उसके बाद बेस कैंप की तरफ रवाना वापस हो गए थे और बेस कैंप की तरफ सफ़र जब इनका शुरू हुआ तो दूसरी जो टीम है उन्होंने आने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वो भी सर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें एक और भी खातून थी जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त मार्का मारा, बिना ऑक्सीजन के केटू को सर किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि जितनी आप हाइट के ऊपर होते हैं ना, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की बहुत कमी होती है और ये मुमकिन ही नहीं हो पाता कि आप इतनी ठंड के अंदर बिना ऑक्सीजन के इतनी ऊंचाई तक जा सकें। तो इन्होंने बहुत हिम्मत और हौसले और जज्बे का मुजाहिरा करते हुए इस तमाम तर मुश्किलात को पार करते हुए आखिरकार केटू को सर किया और हमारी तो जनाब नेक तमन्नाएं इनके साथ है। प्रोफेशनलिज्म का एक चमकता सितारा है ये और एक नई दास्तान है जो कि इन्होंने केटू के ऊपर रकम की है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। आज गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो हैं वो फैसलाबाद आ रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों का विजिट करेंगे जिसके अंदर कुछ उनके एजाज़ में डिनर भी लंच भी होस्ट किया गया है और बहुत सारे लोगों से मेल मुलाकातें भी की जाएंगी। फेडमिक के अंदर भी जाया जाए तो इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हमने आज जो दावत दे रखी है जिन मेहमानों को, बड़े ही ख़ास और अहम मेहमान हैं। हमारे साथ खलील ताहिर सिंधु साहब मौजूद होंगे, MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो आपको वेलकम करते हैं सर। और इसके साथ साथ हमारे अब्दुल रहमान जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं उनको भी हम अपने शो के अंदर वेलकम करते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। पहले मैं सिंध साहब की तरफ चलूंगा क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में कि जनाब जब भी वजीर आला, गवर्नर या कोई भी
शहर फैसलाबाद के अंदर आता है तो खूब प्रोटोकॉल लेके आता है, जहां से गुजर रहे हैं इशारे बंद कर दिए जाते हैं, अवाम वहां पे ख्वार होती है, बड़ा नुक्ता उठाया जाता था, सोशल मीडिया पे भी खूब उसे तनकीद का निशाना बनाया जाता था। आज भी गवर्नर साहब आ रहे हैं, सिंध साहब क्या कहेंगे, गुज़श्ता दिनों में जब पीएम आए थे या फिर वजीर आला आए थे तो इसी तरह पे सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जैम देखने को मिला, आज भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो आपने नेपाली लोगों के हौसले और हिम्मत की दास्तान जो सुनाई है उस पर उनको भी कांग्रेचुलेशन। एक आदमी को किसी ने पूछा कि आपने पहाड़ पे चढ़ेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए, उसने कहा किसी ने कहा जज्बा चाहिए, किसी ने कहा रस्सा चाहिए, किसी ने कहा पानी चाहिए। तो एक बंदा बड़ा सियाना था, उसने कहा जी पहले पहाड़ भी होना चाहिए था ऊपर चढ़ना हमने। जहाँ तक गवर्नर साहब का तल्लक है यार, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर और सदर दो ऐसे होते हैं जो अनबाइस्ड होते हैं। लॉ ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है, लेकिन चूंकि यहाँ भी वही रवाज और रवायत ये खत्म हो चुकी है तो इशारे आप कह रहे थे कि बंद नहीं होते, गवर्नर साहब हमारे प्रोटोकॉल लेंगे, इशारे ऑलरेडी खराब है, चलेंगे नहीं तो बंद ही रहने, इसलिए तो मसला ही कोई नहीं है। ट्रैफिक वार्डन्स भी तो होते हैं, ट्रैफिक वार्डन तो खैर है, लेकिन बहुत सारे लोग ट्रैफिक वार्डन की तरफ नहीं देखते, इशारे की तरफ देखते हैं, तो इशारे तो ऑलरेडी खराब हैं सारे। तो बाकी मैं बड़ी वो दाद देता हूँ जो आपने पहले बात की है, महकमा मौसमियात की। अभी आप देखेंगे महकमा सियासियात भी कल क्या नई खुशखबरियां लाएगा, और आप विद इन अ वीक और 13 फरवरी और सो मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे ढके छुपी अल्फाजों में आप कुछ बड़ी बात कह रहे हैं, मैं सीधी बात कर देता हूँ, फरोजवाला में और शाहकोट में सीधी बात करता हूँ, दोनों जगहों पे इमरान खान साहब के नाम ज़राई ज़मीन है जो उन्होंने अपने एहसासों में छुपाई हुई है, जो अपने एहसासों में ज़ाहिर नहीं की, जो हमारे पास है उसकी फर्दें, सर्टिफाइड फर्दें। और तीसरा जो कहते हैं हमारी विरासती ज़मीन है, कुछ भी हो उसको बताना पड़ता है। नंबर 3, ये जो आइन का आर्टिकल है 214 से लेके 226 तक, जब आपकी कोई फॉरेन फंडिंग आती है तो 2017 इलेक्शन कमीशन का एक्ट जो है वो ये कहता है कि जो सरबराह पार्टी का होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल। अब ये कह रहे हैं ना कि वो हमें पता नहीं बेचने वाले का, कि मतलब जिसने वहां से कोई कौन था, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से पैसे, वो सब पता चल गया और कल कन्फेस कर लिया है। तो अब आप देखेंगे कि जो महकमा सियासियत है ये भी बहुत जल्दी बदलेगा आखिर। और इसके पीछे कसर में बड़ी दास है, मैं जो समझाऊँ, ठीक है पार्टी की स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है सबकी, जो भी कर रहा है, पीडीएम कर रहा है, वट एवर, मैं उसे इनकार नहीं करता, लेकिन मेरी ज़ाती हैसियत ये, मैं ज़ाती हैसियत में ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्चा जिसने कहा कि मुझसे मेरे बाप का जनाजा नहीं उठाया जाता, और लाशें कभी एहतजाज नहीं कर सकती, 17 लाशें एक जिंदा लाश की इंतजार करती रही हैं, लेकिन जिद और तकब्बर जीत गया, और जो सियासी अपना वो थे बेचारे बेचारगी और अपना उनकी गुर्बत और उनकी मुर्दापन वो हार गया, और तकब्बर जीत गया और जिद जीत गई है। कभी ऐसे भी होता है, हाँ वाक़यात हैं तारीख में, तो वो भी उन्हीं लोगों के साथ ही हुए थे जिनके साथ ये हुआ है। तो कम से कम पाकिस्तान के अगर आप कहते हैं इनका आर्टिकल 25 बराबर है तो क्या फ़र्क पड़ता था, ये वहाँ कुत्तों से खेल रहे हैं, कुत्ते बहुत हैं यहाँ पे पैसे, तो जिससे मर्जी खेले, लेकिन ये क्या तरीक़ेकार हो कि 17 लाशें आप ये तो पर्सनल हो रहे हैं, पर्सनल नहीं, 17 लाशें आप देखिए ना, 17 लाशें की जिंदा लाश का इंतजार नहीं कर रही सर, आपने देखी ना। तो उसने कहा जी मैंने नहीं जाना जब तक ये कहते हैं मुझे ब्लैकमेल करें। यार सियासी लाशों ने क्या ब्लैकमेल करना है, और आप देखिए वो उस दर्द को महसूस करें, दर्द को आप जिधर से भी लिखेंगे ना, दाल रे दाल, उधर से भी लिखेंगे, उधर से भी लिखेंगे, दर्द ही बनेगा। उस दर्द को महसूस करें जो वो बच्चा कह रहा था कि अब हमारे घर में जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं, और बदकिस्मत होते हैं वो बहन भाई, ये माँ बाप, जब जिनके जवान बच्चे जो होते हैं और उनका जनाजा जो है ना वो किसी और को उठाना पड़े, बिल्कुल ऐसे जो शल हो जाते हैं। तो इस हवाले से इसको इमरान खान को मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को अल्लाह पाक ने इसको बहुत अच्छा मौका जैसा भी मिला, जिन्होंने भी दिलवाया, लेकिन अब उसकी सारी चालें जो हैं सारी की सारी उल्टी साबित हो रही है। आप देखेंगे ये ब्रॉडशीट में भी फंसेगा, मैंने पूरा ब्रॉडशीट का मैं लेके आया, मुझे पता था अपना अब्दुल रहमान साहब उधर होंगे, तो मैं इसका पूरा जो क्रक्स है वो लेके आया हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुआ। जनरल अब्दुल अजीज के चेयरमैन थे नैब के, मुशर्रफ ने बनाया, शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने इसकी आइन में शिक निकाल कर दी कि इंसाफ करो, और अब जब ये लंदन में मुकदमा हारे हैं कि एवन फील्ड्स का से कोई तलक नहीं है, तो अब मुझ छुपाते फिर रहे हैं, और उनको 60 मिलियन पाउंड भी जो है रिसेंटली भी 2021 में अदा किए हैं। तो क्या ये कौम का पैसा नहीं है? 60 मिलियन पाउंड से क्या कुछ हो सकता था अवाम के लिए? कुछ हो सकता था, और कुछ नहीं तो कम से कम जो गवर्नर साहब ने अथॉरिटी बनाई है यहाँ पे, उसके खुद सरबराह हैं, हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी अपनी एक एनजीओ है पानी पे, उधर बरतानिया में भी, और इधर ये जो है अपना पंजाब असेंबली की जो बिल्डिंग है सामने, क्या उसका चेयरिंग क्रॉस, तभी वो आए दिन वाटर फिल्ट्रेशन उधर भी मैं तो पर्सनली जानता हूँ ना, मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन इधर उनके अपने सारा स्टाफ बैठते हैं, एनजीओ अलहदा चल रही है उसी पे, और पाक आब अथॉरिटी, उधर और कोई आब था, इधर जरा पाक आब है,
जो लंदन में आप था वो और आप था, जो वहाँ पे जो कारोबार था। तो ये सबके सामने ये चीज़ें, ये मैं तो ओपनली कहूँगा। आप देखिए अगर कोई सिविलियन बात करता है तो मुल्क बदर होता है, अगर कोई सिविलियन बात करता है वो कत्ल होता है। तो अगर कोई अदालत मुशर्रफ को सजा देती है तो अदालत कत्ल होती है। चलें जी, ये तो अब कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का सुपीरियर है और वो बेहतर जानती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, क्या कहेंगे, ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वाला क्या चक्कर है? गवर्नर साहब की फाउंडेशन जो है वो काफी उंगलियां उठ रही हैं उस पर। हनान, ये देखिए मतलब एक सियासी बंदा और वो भी गवर्नर, जैसा कि खलील साहब ने कहा, मतलब जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके, ये तो कहा जाता है ना कि कोई भी जो बंदे हैं वो जब अपने कारोबार चलाएंगे तो फिर बड़े मसले आएंगे। अब उनको जो पाक आब अथॉरिटी का भी वो सरबराह होंगे, साथ में उनकी जो NGO भी होगी, साथ में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जो इफ्तिताह भी गवर्नर की हैसियत से हो रहे होंगे। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा बन जाएगा, क्योंकि देखें जो गवर्नर ऐसी सीट है कि जो बाज़ाहिर तो हमें लगता है कि इसके पास कोई इख्तियारात नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो भी इन्हें समरी बेचते हैं वो मंजूर करने के पाबंद होते हैं, और शायद इसी वजह से चौधरी सरवर ने PMLN की गवर्नरशिप भी छोड़ी थी कि उनके पास कोई पावर नहीं थी। लेकिन फिर जब इनकी गवर्नरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वही ऑफर की, तो उसमें शायद उन्हें कोई थोड़ा बहुत जो ऑफ द रिकॉर्ड पावर्स दी गई हैं। जैसे देखें कि आए दिन वो फैसलाबाद में आए रहते हैं। इससे पहले आप देख लें कितने जो गवर्नर हैं वो फैसलाबाद में आए। ये उनका भाई जिला तो नहीं है, देखिए वो किसी और जिले से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन वैसे सियासी दर्जा हरारत को तूल देने में अहम किरदार है चौधरी सरवर साहब का, चाहे वो फैसलाबाद हो या कहीं और हो। धड़ेबाजी तो है, आपको भी अब्दुल रहमान ये इस चीज का पता है और हमको भी हमें भी पता है, धड़ेबाजी हर जगह पे PTI की भी मौजूद है। सर किरदार क्या है, देखिए ना, बल्कि अपने सगे भतीजों को कहते हैं मेरी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। यही मसला था शहबाज शरीफ साहब के साथ, इसी पाक आब अथॉरिटी का मसला शहबाज शरीफ साहब के साथ था कि मुझे उसके चेयरमैन बनाए। तो सबने कैबिनेट में, आई वाज कैबिनेट मेंबर, हमने एतराज किया कि यही जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक बंदा मतलब वो दही भल्ले की मशहूरी कर रहा है टीवी पे आके, खुद एंकर कोई, और अपनी भी बाहर रेडियो लगाई है उसने। तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कम से कम इस लेवल पे, और खासतौर पर 29 वजीर वो हैं अब इस गवर्नमेंट में, ऊपर और नीचे, जो पंजाब मुस्लिम लीग नून से गए हैं। क्योंकि 5 साल के बाद जब लोगों को पता लगता है कि हवाओं का रुख जो है वो चेंज हो रहा है, तो फिर जमीन जागना शुरू हो जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल रहमान। नया एक धड़ा जो है वो पैदा हो रहा है फैसलाबाद के अंदर, PTI के अंदर खास तौर पे। जी चौधरी सरवर आज कुछ नई जगहों का भी विजिट कर रहे हैं, बहुत सारी सियासी गहमा गहमी जो है अंदर ही अंदर पकती हुई नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे, धड़े चेंज तो नहीं हो रहे? हनान, देखिए मंजे हुए सियासतदान है चौधरी सरवर, बरतानिया में भी इधर भी आके करते रहे हैं, अहम ओहदों पे फाइज रहे हैं, पाकिस्तान की जो अशराफी है उससे ताल्लुक है इनका। तो ये धड़े तो होते हैं, फिर वो बरादरीज़म को भी काफ़ी प्रमोट करते हैं। ये आपने नोट किया होगा कि जितने वाइस चांसलर लगे हैं फैसलाबाद में या इधर उधर या इसी तरह से, और सोशल मीडिया पे कितनी तनकीद का निशाना ये पिछले दिनों बनाया गया था कि चौधरी सरवर साहब इस हवाले से काफी मुतहरक नजर आते हैं। जी ये जो बरादरीज़म की सियासत है, बिल्कुल। और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ली है वो भी जो बरमला कहते हैं कि हमें किस वजह से मिली है, तो ये एक बड़ा मसला है कि अपने जो इधर बरादरी के दोस्त हैं उन्हें प्रमोट करना हर शोबों में। लेकिन खैर ये चलता भी रहता है, लेकिन माजी में इसकी मिसालें कम मिलती थी। हम देख लें कि अभी जो मुशर्रफ दौर था या नवाज शरीफ दौर या जरदारी दौर, इतनी ज़्यादा नहीं थी। किया जाता है उनको भी कंपनसेट, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया जाता कि ज़ुबान ज़द आम हो जाए। अभी तो जो है वो हर बंदा यही जिक्र कर रहा होता है कि ये बरादरी की वजह से ये सीटें मिली हैं, जो अहम सीटों पे अपनी बरादरी के लोग लगाए हुए हैं। तो इस तरह से जो धड़े हैं वो भी बनाए जाते हैं। देखें अभी चीफ मिनिस्टर देख लें कि फैसलाबाद में कितनी दफ़ा आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ आए हैं, या उसके अलावा जब आए थे उन्होंने आके यहाँ पर कोई 15, 16, 17 अरब रुपए के ऐलान किए, वो भी अभी तक नहीं मिले। तो उनके फैसलाबाद में क्या दड़े हो सकते हैं? आप देखें ना, उस्मान बुज़दार के उनके किसके साथ ताल्लुक होना। पहली दफ़ा तो MPA बने थे, इधर भी ज़्यादातर लोग पहली दफ़ा MPA बने हैं। असम्बली में वो कम ही जो है वो जाते हैं, ज़्यादा अपने ऑफिस में पाए जाते हैं। तो उनकी जो ये फैसलाबाद के आप MPs की गौर करें तो ये ज़्यादा चौधरी सरवर से मिलते हैं, उस्मान बुज़दार से बहुत कम इनकी मुलाकात होती है। और MPA से हटके जो बाकी ओहदेदारान है, जो PTI के ओहदेदारान है, वो भी ज्यादातर झुकाओ चौधरी सरवर साहब की तरफ से। और प्राइम मिनिस्टर से मिलना तो समझ लें कि ये मतलब बहुत मुश्किल है। जैसे मियां नवाज शरीफ नहीं मिलते थे, ऐसे इमरान खान भी नहीं मिलते अपने लोगों को ना। ये हमारे जो बड़ा मसला रहा है, मार्क्सवादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम पार्टीज़ में ये हमेशा से ही इशू रहा है कि वो जो नीचे MP MNAs हैं उनको इतनी लिफ्ट नहीं करवाते। और वो समझते हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समझते थे कि शेर के निशान पे जीतते हैं, और अब जो इमरान खान है वो भी ये समझते हैं कि बल्ले के निशान पे जीते हैं, इनकी जो अपनी कोई जो वो हैसियत नहीं, वर्थ नहीं। एग्जैक्टली। और ये शहरी हल्कों में ठीक भी होती है ये बात ना,
देही हलकों की अगर आप बात करें तो वहाँ पे आधा वोट उम्मीदवार का होता है, लेकिन जो शहरी हलके हैं वहाँ पे क्योंकि बरादरी सिस्टम इधर नहीं इतना मजबूत, यहाँ पे पार्टी वोट होता है। अभी जो 12 सीटें थी फैसलाबाद शहर की, उसमें से 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, 4 मिली PMLN को, तो उसमें कोई बरादरी का तो इतना रोल नहीं था ना, उसमें पार्टी वोट पड़ा है। कुछ वो बंदा कैसा इलेक्शन लड़ गया, जो आखिरी दिन में कैसा डिलीवर किया उसने इलेक्शन के दौरान, ये चीज़ें काउंट होती हैं। बाकी तो इतनी ज़्यादा जो है वो पार्टी टिकट ही काउंट होता है जिसके पास हो। देखें 5 दफ़ा जीतने वाले ख्वाजा इस्लाम 10-12 हज़ार वोट पे महदूद हो गए फैसलाबाद में। वैसे सियासत से ही ख्वाजा इस्लाम साहब की खत्म हुई है। एग्जैक्टली, क्योंकि ना वो इस धड़े के रहे ना उस धड़े के रहे, उसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना। आजाद लड़के भी कोई इतने ज्यादा वोट नहीं ले सके ना, बहुत महदूद वोट, बल्कि उनकी वजह से जो इसरार अहमद मुन्नी खान है वो भी इलेक्शन लूज कर गए, अगर एक उम्मीदवार होता तो वो जीत जाते। तो ये देखिए ये होता है कि मतलब शहरी हलकों में आप आज़ाद नहीं जीत सकते होते, हमेशा जो है वो पार्टी टिकट है उसकी बड़ी अहमियत होती है, और ये लीडर्स उसकी अहमियत जो है वो बावर भी करवाते हैं, जैसे शहबाज शरीफ करवाते रहे या जो अभी इमरान खान करवा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ सिंध साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सिंध साहब, आपको क्या लगता है पीटीआई के मेंबरान का और MP MNS का ज्यादा झुकाव चौधरी सरवर साहब की तरफ क्यों है? देखिए, उस्मान बुज़दार साहब के वालिद मोहतरम, ही वॉज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। वो हमारे साथ 2 दफ़ा मेरे साथ भी रहे MPA, और इस दफ़ा भी इन्होंने बुज़दार साहब ने अप्लाई किया हुआ था मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। इस दफा अप्लाई किया हुआ जी, था? मेरे पास मैं डॉक्यूमेंट देता हूँ आपको, अप्लाई किया हुआ था मुस्लिम लीग नून। ये तो वैसे एक बड़ी जी मैं दे देता हूँ आपको। और इसके अलावा इन जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, चौधरी फिरोज़ साहब के दौर में तहसील नाज़म थे वहाँ के, तो पता नहीं कौन सी सादगी उनको पसंद आई है, कोई जैनी या भूत, पता नहीं किसने कहा उनको खान साहब को किसको लगा दें। शहर देखें आप जाकर, लाहौर देखें, लाइलपुर देखें, गंद से भरा हुआ है। जो आप कह रहे हैं अब्दुर्रहमान साहब, बड़ा अच्छा उन्होंने एक विजन और परसेप्शन उनका, कि बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो जिस तरह इमरान खान साहब सोचते हैं कि बल्ले के टिकट पे ही जीते हैं, क्या कर लेंगे मेरा। लेकिन एक बात है, क्रिकेट जब खेलते हैं उनको पता है बाज़ औक़ात बंदा हिट विकेट भी हो जाता है, तो ये कभी कभी सियासत में भी बंदा हिट विकेट हो जाता है, खुद ही अपने आप ही वो मतलब जो ना, लेकिन अपने वजन इस चीज को सभी तस्लीम कर रहे हैं कि जो बाग दिखाए गए थे ना इलेक्शन से पहले इमरान खान की तरफ से, वो यूटर्न भी फिर बहुत मशहूर हुआ। उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे सिंध साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ सिंध साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। आपको क्या लगता है सिंध साहब, 2.5 साल तकरीबन गुजर चुका है, आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट कोई अच्छे काम कर पाएगी? क्योंकि इनकी तरफ से ये हेल्थ कार्ड और शेल्टर्स होम का बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि बहुत अच्छे इकदाम किए गए हैं इस हवाले से, आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग हेल्थ कार्ड, आई वाज हेल्थ मिनिस्टर और 22 जिला में पंजाब में हमने हेल्थ कार्ड अपने हाथों से शहबाज शरीफ साहब ने जारी किए थे और हम तकसीम करके आए थे। ये इनका कारनामा नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि लाखों का इलाज होगा। कुछ भी नहीं, आप बाकी छोड़ दें, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ दें, वहाँ तो दवाई भी फ्री नहीं, शुगर का टेस्ट फ्री नहीं, डायलिसिस नहीं। आप शौकत खान में जाके मुझे दिखा दीजिए, उनका ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, कोई बंदा जाके वहाँ इलाज तो करा के दिखाए जरा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये सारी बातें हैं, ये बेअमल दिल है सारे, और सिर्फ जज्बात हैं, और वो भी जैसे झूठे, मतलब इक़्तिदार मंजिल नहीं होनी चाहिए, मंजिल होनी चाहिए कि मुल्क की भलाई किस तरह से हो सकती है ना। आप देखें ना, मौजे तंग ने जब वहाँ पे पाकिस्तानी फौज गई तो वहाँ पे सर्दी बहुत है, अभी आप सर्दी की बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने डबल सॉक्स और डबल हर चीज़ पहनी हुई थी, और तो पाकिस्तानी जो अपना आर्मी थी, अपना नहीं वो ये डबल पहनी थी, वो हाफ स्लीव से। तो इन्होंने वहाँ पूछा कि यहाँ पे सर्दी नहीं है, तो उन्होंने कहा जी मौजूद लोगों ने कहा सर्दी नहीं, लिहाजा सर्दी नहीं। तो ये है एक्चुअली कमिटमेंट और कन्विक्शन और परसेप्शन और हौसला। तो अगर एक आम आदमी आप देखें जो अपने बच्चों को, मैंने पिछले दिनों असेंबली में पॉइंट रेज किया था, मैंने अब्दुर्रहमान साहब को भेजा भी था कि 22-23 तरीक तक वो उन बेचारों को बेचारे कहते हैं सफाई निसफ मान, अगर आप उनको तनख्वाही नहीं दे सकते, आपने पेंशन बंद कर दी, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, आइन ये कहता है कि जब आप बजट पेश करते हैं तो 10% यू मस्ट हैव टू इंक्रीज इन द सैलरीज, वो भी बंद कर दी है, हर चीज खत्म कर दी। तो जो आम आदमी है उसकी आहें जो है उसके दरमियान और अल्लाह पाक के दरमियान कोई रुकावट नहीं है। वैसे सब गैप कहाँ पे है? ये मतलब आप ठीक कह रहे हैं कि तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ नहीं रही, पेंशन्स खत्म कर दी हैं, इन चीजों को, अपने वसाइल को, महदूद वसाइल की वजह से चीजों को महदूद करने के बजाय अगर अपने वसाइल ही बढ़ा दिए जाएं तो मेरा ख्याल है तमाम मसाइल भी खत्म हो जाएं। वसाइल क्यों नहीं हमारे बढ़े? देखिए, इमरान खान साहब जैसे भी वज़ीर-ए-आज़म बने, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट तकब्बर और जिद की इंतहा है।
बेसिकली तो 2.5 साल में होना ये चाहिए, खुद भी माने कि 2.5 सालों में हम कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे पास 2.5 साल रह गए हैं। 4था साल सारा इलेक्शन का साल होता है, उसमें तो कंपेन शुरू हो जाती है। आप देखें किसी जगह बजाय इसके कि कन्विक्टेड आदमी वो होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट कर देती है, फाइनली ही इज द कन्विक्टेड। अगर भी किसी का ट्रायल चल रहा है, कोई अपील में है, तो वो कन्विक्शन नहीं है। ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कुछ लोगों को इंटरनेशनली, मैं सुधारिया का नाम नहीं लेना चाहता, जहां दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए जी हमने सजा करवा दी फलां फलां बंदे को। तो जब आपका कौम की तरफ से जो महवर है उधर नहीं रहेगा और आप दूसरी तरफ से रखिए इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, तो फिर ये सियासत नहीं होती। सियासत इंतकाम का नाम नहीं है, ये एक जमहूरी अमल जिसको बढ़ना चाहिए। हमने भी गलतियां बहुत की हैं, पीपल्स पार्टी ने बहुत गलतियां की हैं, नैब की तरफ से आपने एक दूसरे पे केस बनाए, गलत किया, बेसिकली ओपनली कहते हुए गलत किया, लेकिन ये पता नहीं था कि ये सारी मुसीबतें अपने ही गले में पड़ जानी है। और आज आप देखें, मैं आपको एक तारीखी बात बताता हूँ, सब कॉन्टिनेंट में, अब्दुर्रहमान साहब को भी पता होगा डेफिनेट, सब कॉन्टिनेंट में पहली एक खसूसी अदालत बनी थी, सिर्फ एक खसूसी अदालत बनी थी। खसूसी अदालत का कोई तस्वर नहीं है इनमें। वो जब बनी थी भगत सिंह को फांसी देने के लिए, 23 अक्टूबर 1931 को भगत सिंह को शादमान चौक लाहौर में फांसी दी गई थी। ये बनाई इसीलिए जाती है कि आप सजाएं दे सकें लोगों को, क्योंकि वो अंडर इनके कंट्रोल होते हैं, सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल होते हैं। तो ये सारी सूरत आप छोड़ दें, ठीक है जी, जो कुछ जुर्म कर रहा है वो जजेस देखें, गवाहान देखें, जो आपके पास एविडेंस करेक्ट जिन्होंने करनी है। तो जब आप नैब के चेयरमैन को उसकी कमजोरियां दिखा के उसको कहेंगे यहाँ साइन करो, वो बेचारा करेगा। वो जो मैं टीवी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो ताहिर साहब जो थे, उन्होंने मतलब जब वहां से उठे सारा कुछ रिकॉर्डिंग करके, वो जो थी तैयबा नवल सारा कुछ रिकॉर्डिंग करके उसको दिखाई, तो उसको तो बर्फ से उड़ गए चेयरमैन साहब के। कंपैरिजन अगर करें, मुस्लिम लीग नून की आज गवर्नमेंट होती तो महंगाई को किस तरह से महंगाई हम कंट्रोल कर दी। अगर आप देखिए, ये कहते हैं जी हमने चीनी कम की, क्या कम की जी? 110 रुपये से 90 रुपये 95 रुपये कर दी। भाई हमारे दौर में अगर हमने खाया है, सारे कहते हैं चोर हैं चोर हैं, पहले ये नारा चलता रहा, डाकू है फलां, बाद में उसको जो मर्जी बना दो, इस शख्स को चपड़ासी ना बनाओ, उसको बाद में वज़ीर दाखिला बना दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन उस वक्त 45 रुपीज़, आपको भी पता है मुझे भी पता है, हम बेशक हम मतलब मैं तीसरी दफ़ा पार्लियामेंट में हूँ, कि जो चीनी थी 45 रुपीज़ थी। सोना कहाँ पे था, बाकी चीजें कहाँ पे थी, पेट्रोल कहाँ पे था? अभी कल देखिए 3 रुपये और कुछ। जो ही पेट्रोल बढ़ेगा, जो फंडामेंटल जो चीज़ है, जो एसेंशियल है, जो ही पेट्रोल बढ़ेगा हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। आप 1 रुपया पेट्रोल बढ़ाएं भाई, जो आम आदमी है, जो पूंडी रिक्शा जिन्होंने कहते हैं चिंची रिक्शा, उस पर सफ़र करता है या दूसरे सफ़र करता है, तो वो भी किराया बढ़ा देते हैं कि ये पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जब तक मैं आज भी कहता हूँ कि सबको सजाएं दे दें, सबको सजाएं दे दें, लेकिन खुदा के लिए जो आम आदमी है उसकी जो जिंदगी की हालत है, ताकि कोई माँ अपने बच्चे दरिया में ना फेंके, नहर में ना फेंके, कोई बाप लड़के अपनी बीवी से अपने 4 बेटियों को कत्ल ना करे। इमरान खान का जो मैं समझता हूँ इस तरह, ये सबसे बड़ा क्या है? कुछ भी नहीं, ये नौजवान नस्ल के ख्वाबों का कातिल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे, जितने हालात बिगड़ चुके हैं इनको संभालने में मुश्किलात तो काफी पेश आएंगी आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? हनान देखिए, अभी जैसा कि PMLN की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि अभी ये 5 साल पूरे करें, ताकि जो जैसा कि संधू साहब ने कहा है कि कोई भी इनका टिकट लेने के लिए तैयार ना हो। तो ये वाकई आपकी बात ठीक है कि अभी मासवाई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसके अलावा तमाम जितनी भी सनतें हैं वो जो अपनी बदहाली का शिकार हैं। इसी तरह से जो लोकली हमारी सन्नत है वो भी बड़ा बुरी तरह से तबाह हो रही है। जो बिजली की कीमतें हैं, गैस की जो बर वक्त मुआहदे ना होने, उनकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। देखिए, ये सारे के सारे बैड गवर्नेंस के मसाइल हैं। गवर्नेंस के बारे में कहा जाता है कि ये भी एक तरह की साइंस होती है, इस पे जिसकी कमांड है वो कामयाब होता है। देखिए, अगर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून में कोई कंपैरिजन करना हो तो वो सिर्फ एक शख्स है, शहबाज शरीफ जिसका नाम है। उसने जो गवर्नेंस पंजाब में अच्छी की है, उसकी वजह से PMLN का जो ग्राफ है वो बेहतर हुआ था 2008 से 13 के दरमियान। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि सियासत एक अलग चीज है और एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज है। और शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बेहतर हैं, और नवाज शरीफ की बात की जाए या मरियम नवाज की जाए तो वो इसके बरक्स पॉलिटिक्स में लोगों को कंबाइन करने में, उनके दिलों में घर करने में ज्यादा जो है वो मुफीद साबित हुई अपनी पार्टी के लिए। एग्जैक्टली हनान, देखिए अगर ये शहबाज शरीफ की जगह 2008 से 18 तक कोई और चीफ मिनिस्टर होता तो ये PMLN का ग्राफ इस तक ना होता। जो डेवलपमेंट हुई है पंजाब में, देखिए आहद चीमा वगैरह जो इनके होते थे ब्यूरोक्रेट, उसको अगर प्रोजेक्ट 10 महीने का दिया जाता था वो 8 माह में करते थे। अभी देखें ये कश्मीर पुल अंडरपास है, ये BRT जो पेशावर में बन रही है, ये इनके प्रोजेक्ट्स देख लें। लेकिन यहाँ पे अब्दुर्रहमान हमेशा एक चीज तनकीद का निशाना शहबाज शरीफ की तरफ से और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, लोगों की तरफ से बनाई गई। उनका ये कहना था कि बहुत अच्छी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे हैं,
बजट लगाते हैं, बोल्ड स्टेप्स लेते हैं, लेकिन सिर्फ लाहौर के लिए। नहीं इन्होंने दूसरे सूबों में फैसलाबाद देखिए, ये तो असल में इस तरफ का पंजाब अगर देख लिया जाए, डीजी खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, मैं बता रहा हूँ, मेरे होते हुए वो हॉस्पिटल बना है अपना तैयब अर्दगान सेहत का, और इतनी अच्छी सहूलतें कहीं भी नहीं है। बर्न सेंटर देखिए, मैं यकीन जाने, मैं बेशक थोड़े देर में रहा हूँ, मैंने रिजाइन कर दिया था, लेकिन एक एक THQ, एक एक BHQ, एक एक टर्शरी हॉस्पिटल, कोई पता नहीं। सर बर्न सेंटर की आपने बात की, मैं जानना लाजमी चाहूंगा, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है कि फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल के लिए अलावा अगर आगे को चले जाएं तो कहीं पे बर्न यूनिट है, कहीं पे भी कोई वाकया पेश आता है सारे यहीं पे लेके आते हैं। नहीं, इसमें दो तीन चीजें बहुत सारी जगहों पे हैं, लेकिन एक मैंने किया था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया कि जो भी डॉक्टर किसी पेशेंट को रेफर करता है, चाहे बर्न यूनिट चाहे कोई भी, वो साथ रेफरल की रीजंस लाजमी लिखे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, हमारे पास ये नहीं है। इसी तरह कहते बड़े अस्पताल ले जाओ जी, कोई काम, मतलब सॉरी टू से विद दिस, मतलब ये जो कम्युनिटी है डॉक्टर्स की, मैं खुद चूंकि मैंने तो छोटे से छोटे मेडिकल में भी रहा हूँ, मैं तो ये मतलब इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मिनिस्टर हेल्थ होना को इतना बड़ा एजाज नहीं जितना मैं मेहनत पे जो मतलब काम किया है उसके अलावा, लेकिन कोई बंदा अपना काम तो करे। ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं कर, मैं बिल्कुल कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही कि उनको पता है कि कल कोई हमें झूठे केसों पर नया पे फंसा देगा। तो जब आपके अंदर में बदले की रूह ना, हसद की रूह कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मतलब उस दिन मिनिस्ट्री से मुझे इतना मोहब्बत है उनसे, जो फराज साहब थे, जो पोइट थे, तो क्या व्हाट आर द वॉइस ऑफ द पुअर्स एंड सप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड पीपल। मैंने शिबली फराज साहब से कहा कि खुदा के लिए आप ये ओहदा छोड़ दें, आप अपने बाप के नाम का भी जो है ना हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। और वो बंदे को लगता है कि जैसे वो अंदर से जवाब नहीं दे रहा, वो इमरान खान की विक का गुस्सा कर गया खुक्कर साहब की बात पे। यानी आपके कहने का मकसद है स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो? जी बिल्कुल नहीं, स्क्रिप्ट क्या, मजबूर है बेचारा, उससे बेहतर है मासी मुसीबतों को ठीक है सियालकोट में वो कर रही है, क्या उसका नाम है, फरदौस अवान, करने दे उसको जो कर रही है। ये तो कम से कम जो अच्छे लोग हैं, और फिर इन्होंने नॉन टेक्निकल बंदे टेक्निकल पोस्टों पर लगाए, सारे ब्यूरोक्रेसी से तावन नहीं करेंगे, वो भागेंगे, ब्रीफकेस उनके हाथ में है, और फौरी तो अभी ये राणा क्या नाम है इसका, राणा शहबाज गिल ऐसे निकलेगा यहाँ से भागेगा, आप देखेंगे सारे सब भागेंगे, सब भागेंगे। ये तो अनान कहा जाता है कि जो ही हुकूमत चेंज हुई ना, ये शहबाज गिल या शहजाद अकबर वगैरह ये पहले नंबर गुम हो जाएंगे। ये वन मैन आर्मी है, कोई बैकअप नहीं है। अच्छा देखिए, का सबसे बड़ा मसला इमरान खान का ये है कि उसके साथ जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उसके एडवाइजर हैं, वो उसके जो जिनको हम कह लेंगे सिलेक्टेड लोग उनके साथ हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मुंतखब MNA हो। फैसलाबाद में देखें ना, मियां फरक हबीब है या ये कमोका साहब हैं, राजा रियाज साहब हैं, अपने खुरम शहजाद साहब हैं, कंपिटेंट बंदे हैं। एक आध मिनिस्ट्री इनको देनी चाहिए, इनको आगे लाना चाहिए। फवाद चौधरी को वजीर दाखिला बनाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, काबिल बंदे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं अब्दुर्रहमान के ये कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं जिनका नाम आपने लिया है, और पार्टी कितना ऑन कर रही है इनको, ये आप भी बेहतर पार्टी नहीं ऑन कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं ऑन करती है इनको एक्चुअली। बात मैं सीधी बात करता हूँ ना, चले वो तो बात की बात है, लेकिन बात ये अमूर का फैसला जो है वो पार्टी के सरबराह ने किया होता है किसी हद तक। देखिए जो लोग, तो आप अब्दुर्रहमान से मैं चाहता हूँ इस हवाले से लाजमी थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे, ये जो MNAs हैं खासतौर पे जिनकी आपने शेख खुरम की बात की, फैजुल्लाह कमुक्का सबसे ज्यादा लीड्स के साथ जीते हैं, राजा रियाज यहाँ से विनर रहे, इनको उस तरह से नहीं ओबलाइज किया जा रहा, और इनकी तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड बताया भी जाता है कि पार्टी उस तरह से एहतजाज किया इन्होंने ओपन। इवन जो मियां फरक हबीब साहब हैं, कितना अच्छे स्पीकर हैं, वो मुकाबला कर सकते हैं फैसलाबाद, वेरी कॉम्पिटेंट MNA, अगर उन्हें फैसलाबाद में मिनिस्ट्री दे दी जाए तो वो यहाँ पे जो सन्नतकार हैं उन्हें भी मैनेज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। चारों ही बंदे जो MNAs हैं वो बड़े कंपिटेंट हैं। अब वो तमाम लोग अच्छे मशवरे भी दे सकते हैं इमरान खान को। अब मसला ये है, फरक हबीब पढ़े लिखे भी हैं और अवाम भी उनके साथ है, काफी अमूर में यंग भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, और आई भी हैं। अगर उनको टास्क दिया जाए तो मेरा ख्याल है पूरा कर सकते हैं। आज बिल्कुल कर सकते हैं। और लेकिन हम पॉलिटिकल राइवल जरूर हैं, लेकिन हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। MNAs जो हैं वो चारे बिल्कुल कर सकते हैं। ये बड़ा मसला है। इमरान खान को चाहिए वो बंदे, देखिए उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको सारे के सारे एडवाइजर नजर आएंगे। वो सारे वो देखिए, वो सदारती निजाम की बात इसलिए करते हैं कि अपने तमाम जितने भी एडवाइजर हैं वो बाहर से गैर मुंतखब अफराद को लाया जा सके, जैसे अमेरिका में होता है, तो वो ऑलरेडी उनके पास मौजूद है। कोई भी ऐसा बंदा जो अच्छा मशवरा देने वाला जो मुंतखब हो वो उनके पास नहीं है। शाह महमूद कुरैशी देख लें, फॉरेन मिनिस्टर कितना के पास हैं जो वज़ीर आज़म हाउस के, इसी तरह से दूसरे लोग हैं, उनको फासले पे किया हुआ है। और तमाम वो लोग उनके करीब हैं जो पहले से मतनाज़ हैं, जो इस हवाले से बदनाम है, और जिनकी जो कुंडलियाँ हैं वो कहीं और से निकलती हैं। वो तमाम के तमाम सियासी लोग नहीं हैं, गैर सियासी लोग हैं, और यही लोग हर हुकूमत की मौत
का बायस बनते हैं। देखिए परवेज मुशर्रफ जब एंड पे उनका जवाल हुआ तो उनके आसपास भी वो MPMNs नहीं रहे थे, चौधरी शुजात वगैरह को वो साइड पे कर चुके थे, वो तमाम लोग उनके पास थे जो एडवाइजर थे। ये देखें बाबर अवान भी उनके साथ रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी को भी इन्होंने गलत मशवरों से डुबोया, इमरान खान को भी गलत मशवरे। चलें जी, ये तो देखते हैं अब आने वाले दिनों में मजीद क्या होगा। आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ खलील ताहर सिंधु मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। सिंध साहब, हमारा एक रैपिड फायर क्वेश्चन का सेगमेंट होता है, तो उसमें हम एक सवाल पूछते हैं और उसके कुछ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से एक चूज करना होगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कोई भी लफ्ज पूछूं, उसको सुनते ही आपके माइंड में जो भी आए आप उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। स्टार्ट करें जनाब जी प्लीज। शहर फैसलाबाद। शहर फैसलाबाद। मिस्टर लाइल। ओके। मनपसंद खाना मेरा जी? दाल। सिंगर? मेहदी हसन। पसंदीदा मशगला? वकालत। फेवरेट सियासी शख्सियत? राणा सनाउल्लाह। अपनी पार्टी से हटके जनाब, मुझे पता था राणा साहब का दो बताऊंगा, राणा सनाउल्लाह और जुल्फकार अली भुट्टो, दोनों बताऊंगा। मैं समझौता नहीं करता हालात पे। ठीक है जनाब, यानी आप मियां नवाज शरीफ आपकी? नहीं वो ठीक है, वो अपनी जगह पे। मैं शहबाज शरीफ, सारे, मरियम नवाज। नहीं मैं और हमजा भी है, सारे हैं, लेकिन वो बेचारे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो ने जब आया था तो जब उसको उन्होंने कहा कि यू आर स्टैंडिंग एट दिस टाइम, और सबसे ऊंची बिल्डिंग में आप खड़े हैं वाशिंगटन में, तो उसने कहा अंडर माय फीट, मेरे पांव के नीचे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये विजन जो है ये मैं। अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सी आपकी? मेरा जी बैडमिंटन। बैडमिंटन अभी भी खेलते हैं? अब मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता। अगर सियासतदान ना होते तो खलील ताहर सिंधु क्या होता? वकील। अच्छा वकील। आप भी अच्छा वकील। दूसरी शादी का मौका मिले तो किसके साथ करते? हमारे रिलीजन में है ही है। कैंडल लाइट डिनर पे जा रहे हैं आप जनाब, तो इनमें से किसके साथ जाना पसंद करेंगे? माया अली, सना जावेद, सजल अली? मित्र मैं घर जावांगा जी। नहीं ये मेरा ख्याल है तुसी शो तो बाद जाना है, इस वजह तो तुसी कह रहे हो। लेकिन अगर आपको जाना भी पड़े तो किसके साथ जाएंगे? सजल ठीक है, अच्छी है। सजल ठीक है भाभी जान। सजल खलील भाई को बहुत पसंद है और उनके साथ कैंडल लाइट डिनर पे जाना चाहिए। उसकी सालगिरह भी थी, 27 साल की हो गई है तो आपकी एज फेलो है। अच्छा, वैसे अब्दुल रहमान काफी फॉलो करते हैं उसे, सजल को। उनको पता भी है कि उसकी कल सालगिरह थी। गिफ्ट शिफ्ट भेजा? असल में पिछले साल भी वो 27 साल की थी, इस साल भी 27 साल की है। अब्दुल भाई का मेरा दोस्त है बड़ा ना इकट्ठा, हमने जब भी उसकी उम्र पूछते तो कहता 22 साल। ऐसी क्या कि यार 10 साल पहले 22 साल कहना मर्द एक जबान होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुस्तकबिल का वजीर आजम किसे देखना चाहते हैं? मियां नवाज शरीफ। मैं ऑप्शन तो ले ले जनाब, तो मैं माना आपके दिल की धड़कन उनके साथ है, लेकिन इन ऑप्शंस में से किसी का बताएं। हमजा शहबाज, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो? नहीं, मरियम नवाज। मरियम नवाज। हमजा नहीं बन सकता, कैपेबिलिटी नहीं है हमजा में? या नहीं, बहुत कैपेबल, बहुत कॉम्पिटेंट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे। एडमिनिस्ट्रेटर, ही विल बी चीफ मिनिस्टर। हाँ, मतलब आप उनको वजीर आला देखना चाहते हैं। वजीर आजम मरियम नवाज तो रब रूप लेखा नहीं लगता, जिन्होंने जो बनाना है। बिल्कुल ठीक है जी। मूवी में अगर आपको हीरो आना पड़े तो किसके साथ आना पसंद करें? मुझे वो मर गई बेचारी। नहीं मैं नहीं मर गई है ना। फरदोस मर गई है। हीर रांझा फिल्म अच्छी थी, सबसे अच्छी। अच्छा, लेकिन आज के दौरे हाजिर की बात करते हैं। आप माशाल्लाह अभी भी यू लुक सो यंग, तो आपके लिए हमने कुछ हीरोइंस जो उनके नाम तजवीज कर रखे हैं, उनमें से कोई बताएं। आयजा खान, मायरा खान, सबा कमर? सबा कमर, उसकी क्या खास बात? अच्छी, बोल्ड, और मैंने देखा एक दफा, जानता तो नहीं हूँ लेकिन मैंने पूरी बोल्ड एक्ट्रेस आपको पसंद है? मतलब बंदे को ये क्या कसाफत ज़्यादा माहौल में रहना, क्या फायदा उसका? मतलब वैसे सिंध साहब ना हल्के हल्के रंगीन मिजाज भी। नहीं, रंगीन की बात नहीं, मैं संगीन मिजाज भी एक्चुअली, लेकिन बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, इनमें से सिंध साहब किससे मुस्कुरा के सलाम लेंगे, किससे जस्ट सलाम लेंगे और किसे देख के रास्ता तब्दील कर लेंगे? शेख इजाज, महर हामिद रशीद, राना अली अब्बास? हाँ, शेख इजाज साहब से मुस्कुरा के। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा, ठीक है, तो किससे जस्ट सलाम लेंगे? अलीवास से। अलीवास और महर हामिद रशीद साहब आपको देखते ही जनाब जो हैं
वो रास्ता वो अपोजिट साइड पे आ रहे थे ना दूसरी सड़क से, तो हाँ, रास्ता लेकिन आपने तब्दील कर लिया उनको देख के। तो जनाब आगे चलते हैं। किसी एक शख्स के साथ आपको पूरा दिन गुजारना हो तो इनमें से किसके साथ गुजारेंगे? उज़मा बुखारी, शीरी रहमान, फिरदौस आशिकवान। शीरी रहमान। उसकी क्या वजह है? शी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लेडी और स्पेशली शी वर्कड अ लॉट ऑन ह्यूमन राइट्स और खवातीन के हकूक पे बात की है, बिल्स पे बात की है। इंटरेक्शन कितनी है आपके उनके साथ? इंटरेक्शन बहुत अच्छी है। उन पे एक मुश्किल वक्त आया था, उनको शायद याद हो कहना याद हो, मुल्तान में। तो मतलब राणा सनाउल्लाह खान साहब ने मेरी वजह से, मैं रात जाकर राणा साहब से रिक्वेस्ट की तो उनकी मदद की बड़ा। उन्होंने औरतों के खवातीन के हकूक का एक बिल जमा करवाया था इस वजह से। चलें जी, बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए सिंह साहब। अब्दुर्रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जनाब वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल भी ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है और अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी ज़बरदस्ती टेक ओवर करनी है तो वहां पे आपको जाना होगा। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन किचन में जाने से पहले मैं फिर से आज आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आपके अंदर अगर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसे जनाब ज़ाया मत करें। 30 सेकंड की एक वीडियो बना के हमारे उस नंबर पे व्हाट्सएप करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट मौजूद है, आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट मौजूद है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, पेंटिंग अच्छी कर लेते हैं, कुकिंग अच्छी कर लेते हैं और कोई भी आपके अंदर टैलेंट मौजूद है तो उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें भेजें। हम आपका टैलेंट टीवी के ऊपर दिखाएंगे ताकि लोग उसे देखें और आपको पजीराई मिले। यही नहीं बल्कि अगर आपकी सालगिरह भी है, आपकी खुशियां हैं तो हम उन खुशियों के अंदर भी शामिल होंगे। तो जनाब आप अपनी सालगिरह की वीडियो बना के भी 30 सेकंड की हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम स्क्रीन पे वो भी चलाएंगे। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज शेफ आबिद उर्फ यूके शेफ हमें क्या बना के खिला रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम शेफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। आज काफी फ्रेश नजर आ रहे हैं, क्या बना के खिलाएंगे हमें? आज सर मैक्रोनी सैलेड और मैक्रोनी पास्ता बनेगा। मैक्रोनी सैलेड और मैक्रोनी पास्ता तैयार किया जाएगा जनाब। तो जल्दी इसकी रेसिपी बताएं ताकि लोगों को पता चल सके। सर हमारे पास मैक्रोनी मौजूद है सर। अच्छा, मैक्रोनी बॉयल है या इसे बॉयल करेंगे? बॉयल करेंगे सर। ठीक है, बॉयल किया जाएगा। मैक्रोनी बाजार से जनाब आपको मिल जाती है और मैक्रोनी पास्ता वास्ता बनाना हो तो उसके लिए आप बाजार से मैक्रोनी ले सकते हो, उन्हें जस्ट बॉयल करना होता है। पहले बॉयल करेंगे। ठीक है, बॉयल करने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें पानी कितना ऐड किया जाएगा? पानी सर 1 लीटर होगा सर। 1 लीटर वाटर जो है इसमें 1 लीटर वाटर ऐड किया जाएगा और उसमें ऑयल भी शाइनिंग के लिए सर। ऑयल, ये ऑयल कौन सा है? कुकिंग गोल्डन जनाब, गोल्डन कुकिंग ऑयल यूज किया जाएगा इसमें। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगा दिए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए आपके विजन को, यानी जिन आंखों से मैं आपको देख रहा हूं उनको जरा तेज कर देती है। विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को बेहतर करती है और विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और हेयर फॉलिकल्स के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो जनाब अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सेहत के साथ साथ अपनी खानों की लज्जत का भी ख्याल रखें तो बाजार में जाते सबसे पहले गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन नाशपति का आपको इंतखाब करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। हमने वाटर के अंदर जो ऑयल है उसे ऐड कर दिया। अब इसे कितनी देर के लिए गर्म किया जाएगा? 3 से 4 मिनट से गर्म होगा सर। इसी के अंदर डालेगा, ठंडे पानी में डालेगा सर, ये चीरापन हो जाएगा। ठीक है जी, खुलेगा नहीं। ठीक है, अभी आगे क्या स्टेप्स होंगे जो हम? ये हमारी मैक्रोनी उबल हो जाएगी, उसके बाद हम मैक्रोनी बॉईल कर ली हमने, उसकी रेसिपी भी बता दी। जो हमारी मैक्रोनी सैलेड है उसमें इसी में हम ऐड करेंगे। मैक्रोनी सेपरेट निकालेंगे, उसमें हम टमाटर क्यूब करेंगे, जूलियन कटिंग करेंगे। जी, चिकन की जूलियन कटिंग होगी, उसको पैन के ऊपर अच्छे से फ्राई किया जाएगा। और हमारे पास कैबरेज, इसकी क्यूब करेंगे। ग्रीन ऑनियन गार्निश के लिए है, ये कैप्सिकम है, इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जूलियन कट करके इसे भी उसके अंदर पकाया जाएगा। तो पास्ता भी आज हम तैयार। पास्ता सर फिर इसके बाद हम जिसमें डालेंगे, इसको सेपरेट निकालेंगे, इसको सौते करके उसी बोल में अंदर डाल के उसके बाद लेमन डालेंगे। हमारे पास लेमन मौजूद है, टमाटो पेस्ट मौजूद है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन से थोड़ा हटके, क्योंकि आज हम 2 चीजें बना रहे हैं। तो पहले किस चीज की रेसिपी बता रहे हैं ये ऑडियंस को हम बता दें। हम सैलेड की रेसिपी बता रहे हैं। पहले सैलेड की रेसिपी बता रहे हैं। सैलेड के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? हमारे पास
कैबेज मौजूद है सर, कैबेज और कैप्सिकम और टमाटर। टमाटर जो ग्रीन ऑनियन है सर हम लास्ट पे डालेंगे। लास्ट पे डालेंगे। जो बाला हुआ हमारे पास मकरोनी होगा उसमें हम टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है। 2 चम्मच लेमन जूस जी इसमें ऐड करेंगे ताकि चटपटा और स्पाइसी हो जाए। फिर ये हाफ टी स्पून 1 पंच इसका लगाएंगे, हाफ टी स्पून इसका लगाएंगे। ठीक है। और गैनो ऐड करेंगे, रेड चिली ऐड करेंगे और साल्ट ऐड करेंगे। और साल्ट ऐड करेंगे। टेस्ट के हिसाब से पंच लगेगा, 1-1 ठीक पंच। है। लेमन इसका फ्लेवर होगा ठीक और है। टमाटो पेस्ट होगा, दोनों चीजें ऐड होगी इसमें। ठीक है। इसको मिक्सअप किया जाएगा और मिक्सअप आपका करने का, हाँ जी। मैक्रोनी सैलेड तैयार हो गया। जी मैक्रोनी सैलेड से हटके अब पास्ता की तरफ पास्ते आ जाएंगे सर। पास्ता हमारे पास फ्रेश क्रीम मौजूद है और फ्रेश मिल्क मौजूद है। इस दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको मकरोनी को गाली में सोते करेंगे। सोते करने के बाद इसको टेस्ट लगाएंगे। ये हमारे पास 3-5 टेस्ट मौजूद है, इसको लगा टेस्ट कौन कौन सी क्या क्या चीज हमारे पास कितनी क्वांटिटी में? ओरिगेनो है, हाफ टी स्पून लगाएंगे। 1 चम्मच हम फ्रेश चिली का लगाएंगे। व्हाइट पेपर है हमें, ब्लैक पेपर हमारे पास 1 टीस्पून है। साल्ट हम हाफ टी स्पून लगाएंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद इसके अंदर ग्रेवी बन जाएगी। हाँ जी, इसको मिल्क और दोनों को मिक्स करके उसे भी ऐड कर दिया इसी जाए। अंदर डाल के उसको पका के उसके बाद हम मकरोनी ऐड करेंगे। ठीक है। मकरोनी ऐड करने के बाद हम इसको टेस्ट चेक करके उसके बाद हम पिक को डाल सकते हैं। ठीक है। इसमें चीज का यूज नहीं नहीं होगा। सर, चीज का यूज ठीक हो गया। तो हमारा वाटर जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था वो काफी अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो मेरा ख्याल है इसमें अब मैक्रोनी जो है वो ऐड कर दीजिए। और जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसको कितनी देर के लिए पकाया जाएगा? सर 5 से 7 मिनट लगेंगे। पानी हमारा गर्म है। 5 से 7 मिनट जनाब इसे लगेंगे पकने इसके के बाद लिए। इसको स्टेनर किया जाएगा सेपरेट। इसका पानी खुशक हो जाएगा। उसके बाद हम सैलेड की तैयारी कर लेंगे, सॉस की तैयारी ये कर लेंगे। लगती छोटी छोटी है लेकिन जब बॉईल हो जाते हैं तब इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। पानी गर्म होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले गर्म पानी किया फिर इसको यानी कि डाला। जनाब आज क्योंकि सर्दी भी काफी ज्यादा है तो चूल्हे पे जहाँ पे हंडिया पक रही है वहां पे थोड़ा थोड़ा मैं इसे सेक भी रहा हूँ, जरा गर्म जो है वो एनवायरनमेंट हो जाए। तो जूलियन कट किया जाएगा कैप्सिकम का। जी ये सैलेड के लिए सर। ठीक है। और उसके बाद टमाटो जो है वो क्यूब कटिंग में होगी। जी ताकि वाज़ेह नजर आए, खूबसूरती भी लगे। हाँ, प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज की। आप जब कोई चीज बना रहे हो जब तक वो अच्छी दिखेगी नहीं उसे खाने को मन भी नहीं करेगा। तो आप प्रेजेंटेशन जब अच्छी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भूख नहीं भी होगी तो आपका मूड बन जाता है कि यार इसे टेस्ट कर लिया जाए, इसे चख लिया जाए एक बार। तो वो टेस्ट जो है डेवलप करने के साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन चीजों की बनाना ये बहुत जरूरी है। और खास तौर पे हमारे घरों के अंदर जब दावतों का इत्तेमाम किया जाता है, हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि सैलेड्स जो तैयार किए जाते हैं हर एक की कोशिश होती है जरा डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो, जूलियन कट में हो, क्यूब कट में हो, डिफरेंट किस्म की कटिंग होता है। आने वाले को प्रेशर हो जाए पता। और आजकल तो वैसे भी इंटरनेट के ऊपर इतनी वीडियोस जो हैं वो डाली जाती हैं। आपको इतने तरीके से सैलेड, आपके इतने तरीके से फ्रूट्स जो है वो कट करने के तरीके बताए जाते हैं। कश्तियां बनाई जा रही होती हैं और फ्लावर्स बनाए जा रहे होते हैं, टमाटर के, कैप्सिकम के, उनके छिलके किस तरह से उतार के फ्लावर्स बनाते हैं वो सारे तरीके बताए जा रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। और जिस तरह से एक इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री है, ये शेफ भी जो है, कुक भी जो है वो एक इंडस्ट्री बनते चले जा रहे हैं। और लोग जो हैं मजे मजे के खाने की हमारे यहाँ वैसे भी बहुत शौकीन है। तो उनकी कोशिश होती है कि अच्छा खाना जो है वो घर पे तैयार किया जाए और बेहतरीन प्रेजेंटेशन और लज्जत के साथ उसे तैयार किया जाए। और टमाटर जो है, टमाटर यहाँ पे कट किए जा रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि टमाटर डिपेंड करेगा सर, लुक अच्छी होगी तो खाने का भी मजा आएगा। टेस्ट आपके सामने ऐसा टेस्ट लगाया जाए, उसका टेस्ट किया जाए, फिर आने वाले मेहमान हो गए, गेस्ट हो गए, उसको भी खिलाया जाए तो जाहिर बात है मजा तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और चिकन कितना यूज कर रहे हैं आज हम? सर एक हमारे पास ब्रेस्ट है, एक ब्रेस्ट का पीस है। ये जूलियन कटिंग करेंगे। ठीक है जी। सूप में ऐड करेंगे और सैलेड में भी ऐड करेंगे। अच्छा, सैलेड में भी ऐड किया जाएगा और पास्ता में भी ऐड किया। इसको सेपरेट हम इसको सोते करेंगे। इसका फिर ब्लैक पेपर और साल्ट टेस्ट होगा। इसको मैरिनेट किया जाएगा? नहीं सर, ऐसे इसको इसे पैन के अंदर ग्रिल किया जाएगा सर। ठीक है, मैरिनेशन के बगैर ही इसे जो है वो पकाया जाएगा जी। और एक और चीज मुझे यहाँ पे लाजमी तौर पे बताइएगा कि हम जो सैलेड के अंदर चिकन ऐड कर रहे हैं और जो इसके अंदर ऐड किया जाएगा पास्ता के अंदर, इसका एक ही ब्रेस्ट पीस होगा?
सर हमारे पास हाफ रेसिपी है ना सर, इसी में हम 2 स्लाइस करेंगे। एक हमारा सैलड वैसे चिकन कम यूज नहीं कर रहे या रेसिपी की डिमांड रेसिपी ये के है? हिसाब से सर सैलड हमारे पास एक डिश के मुताबिक यानी कि रेसिपी है। अगर इसकी यानी कि इसका टेस्ट है सिर्फ ब्लैक पेपर और साल्ट, इसका सेपरेट होगा सैलड के लिए। जो सूप में होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसकी थोड़ी कटिंग जुलियन होगी, उसी यानी कि उसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे, उसके अंदर फिर बाद में उसमें सूप में ऐड करेंगे। ठीक है जनाब, तो मैं चाहता हूं आप रेडी करें उतनी देर। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनकी तरफ चलते हैं। जी, बिल्कुल और उनका तारुफ जो मैं आपसे करवाता चलूं, क्योंकि आजकल नाजरीन जो सूरत हाल चल रही है हमारे मुआशरे में, ये कहा जा रहा है कि कोविड की सेकेंड लेयर जो है वो आ रही है। और इसके अलावा इससे हट के भी बात की जाए, जहां पे लोगों की कोशिश होती है कि इम्यून सिस्टम को बेहतर किया जाए, वहीं पे लोगों की ये भी कोशिश होती है कि ओवरऑल फिटनेस के ऊपर जरा जोर दिया जाए। फिटनेस को लेके लोग कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं और ये बहुत एक पॉजिटिव चेंज है हमारे मुआशरे के अंदर जो आजकल में देखने को मिल रहा है। और बहुत सारी डाइटिशियंस जो हैं उनका रोजगार भी इससे मुंसलिक हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, ऑनलाइन आपको डाइट प्लान तैयार करके दिए जा रहे हैं, आपका पूरी हिस्ट्री आपकी ली जाती है कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या इसके अलावा मोटापा कितना है, फैट कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर कितना है, इन तमाम तर चीजों को देखते हुए और आपका वर्किंग लोड कितना है, इन तमाम तर चीजों को देखते हुए आपका जो डाइट प्लान है वो तैयार किया जाता है। और ये कहा जाता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से भी अक्सर कहा जाता था, जो लोग समझते थे, कॉन्सेप्ट था उनके माइंड में कि सब कुछ एक्सरसाइज ही होती है, अगर आप एक्सरसाइज बेहतरीन करें तो उससे आपकी बॉडी भी बिल्ड हो जाती है और इंटरनल आपके जो मामला हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं, आपके ऑर्गन्स बड़े फिट रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने गलत करार दिया इसको, क्योंकि डाइट का इंपैक्ट आपकी एक्सरसाइज से भी ज्यादा आपके ऊपर पड़ता है। और लोग जो हैं वो आजकल जरा डाइट कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं और डाइट कॉन्शियस होना भी चाहिए, क्योंकि आप जो खाते हैं वो आपके ऊपर दिखता है। आप मोटे हैं अगर तो वो साफ जाहिर करता है कि आप बसियारखोरी करते हैं या ज्यादा खाते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी के साथ मील्स को लें ताकि आपकी सेहत पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। और यही नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट का यूज करें। क्वालिटी प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के यूज करने से आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। प्रोसेस्ड फूड जो है उसको जरा कम कर दिया जाए तो बहुत सारे मसाइल का शिकार जो लोग होते हैं, जिनके अंदर मोटापे का है, शुगर का है, ब्लड प्रेशर का है, हार्मोनल इम्बैलेंस का है, मुख्तलिफ डिजीजेज आपके अंदर जन्म लेती हैं, इनको किस तरह से रोका जाएगा, इसी के ऊपर आज हमने गुफ्तगू करने के लिए एक डाइटिशियन है जिनको अपने शो के अंदर मदऊ कर रखा है, मेरी मुराद डॉक्टर महरीन आबद से। तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, मोटापे की पहले बात कर लेते हैं। खवातीन बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपनी खूबसूरती को लेके और उनको होता है हम कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, हमारे अंदर मोटापा ना आए। और बहुत सारी खवातीन को यह भी देखने में आता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उनके ऊपर मौजूद होता है। शादी पे जाती हैं, खाने शाने खा के आती हैं, घर आके वॉमिट करके उसे निकालने की कोशिश करते हैं कि कहीं हम मोटे ना हो जाएं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी कि अगर शुरू से ही अगर अपनी डाइट को बेहतर रख लिया जाए, एक आधा शादी पे चीट मील भी हो जाए तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्या कहेंगी? तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगी कि ऑब्वियसली ओबेसिटी एक लीडिंग इशू है हमारी सोसाइटी में। और इसमें ये चीज है कि बहुत सारे डिजीजेस हैं जो कि ओबेसिटी जिनको कॉज कर रही है, लेकिन हमारे एक्चुअली में मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी अवाम उसको उस तरह से कॉन्शियस नहीं होती, या समटाइम अगर कॉन्शियस लोग होते हैं तो उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो मर्जी खाएं मगर हम मोटे नहीं होने चाहिए हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये एक रॉन्ग परसेप्शन है लोगों की, जिसको क्लियर करने के लिए हम लोग डाइटिशियंस इसके ऊपर वर्क कर रही हैं और इसको एक सोसाइटी के अंदर लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि आप अपनी डाइट को, ऑब्वियसली जो आपने पहले बात की बिल्कुल ऐसा ही है कि जो आप खाते हैं वो आपके ऊपर दिखता है, आपके जिस्म का हिस्सा बनती है आपकी खुराक। ऑब्वियसली आप जंक ले रहे हैं, उसके इम्पैक्ट्स सेम उसी तरह से आएंगे। अगर आप नेचुरल फूड्स का यूज करें, वो आपकी स्किन के ऊपर, नेल्स के ऊपर, आपके हेयर, आपकी बॉडी फिजिक, हर चीज के ऊपर उसी तरह से इफेक्ट्स देंगे। लेकिन इसमें एक चीज आ जाती है कि जो मैं अपनी प्रैक्टिस में भी ये चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ओबेसिटी जो एक मेजर इशू है और उसमें बहुत सारे लोग उसके लिए वरिड भी होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखती हूँ अपने पेशेंट्स में कि ओबेसिटी की वजह से उनसे इवन कि उनको चलना का उनके अंदर इशू आ रहा होता है कि हमारे वो नीज में पेन हो रही है, हमारे जॉइंट्स में पेन हो रही है।
तो इसमें ये चीज आ जाती है कि जो एक साइकोलॉजिकल इशू है कि आप जैसे आपने बात की कि शादियों पे जाती हैं और वो खवातीन वो वॉमिट करके कर रही होती हैं, बेसिकली तो सबसे पहले इस चीज को ठीक करने की जरूरत है। ऑब्वियसली मील है, फूड है, वो आप अगर थोड़ी क्वांटिटी में भी ले लेते हैं तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और जो एक वो कहते हैं ना एक जुबान का टेस्ट है, तो वो आप उसको थोड़ी क्वांटिटी में भी टेस्ट कर लेते तो कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन ये चीज है कि आप जो खवातीन हैं उनमें ये है कि बहुत सारे इश्यूज ओबेसिटी की वजह से आते हैं, उनके फर्टिलिटी के इश्यूज, उनमें पीसीओएस के इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें देखने में आ रही हैं। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आपके हार्मोन इनबैलेंस होंगे तो बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, उसमें मोटापा भी उसी का एक बिल्कुल ऐसे उसी का एक पार्ट है। आपके हार्मोन जब तक प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होंगे, जब तक उनकी फंक्शन ठीक नहीं उनका होगा, तो वो आपके बॉडी के ऊपर उसके इफेक्ट्स उसी तरह से आएंगे। और ऑब्वियसली आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे जब आपकी डाइट बैलेंस नहीं होगी। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स से यही बोलती हूँ, अपने पेशेंट्स के साथ, कि आप बैलेंस में खाएं, जो भी खाएं बैलेंस में खाएं। और अक्सर मेरे साथ ये चीज होती है, मुझे पेशेंट्स क्या कहते हैं, मैडम आप तो हमारी सारी चीजें बंद कर रही हैं। तो मैं एक्चुअली मैं यही चीज बताना चाहती होती हूँ कि मैं बंद नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं कहती। अगर एक क्लाइंट है या पेशेंट है, इंडिविजुअल है, वो अगर जंक का है, उसमें शौकीन कह सकते हैं आप उसको, तो मैं ये कभी भी नहीं कहती किसी भी क्लाइंट से कि आप जंक फूड बंद कर दें। उसको आप आहिस्ता आहिस्ता से जरूर उसको कम की तरफ लेकर आए। लाइक स्मोकर्स हैं जितने भी, अब ऑब्वियसली सबको पता है, इवन के जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको वो जानते हैं इस चीज को कि वो उनकी हेल्थ के लिए हैजर्डस है। लेकिन कभी भी स्मोकर्स को आप एकदम से वो नहीं करवा सकते ना, बंद नहीं करवा सकते। बिल्कुल, उसके लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता से करना पड़ती है इस चीज को। और जहां तक आ जाती है डाइट प्लानिंग की बात आती है, डाइट इसमें मेन्यू प्लानिंग की बात आ जाती है, तो उसमें ऑब्वियसली जब आप अपनी डाइट को स्टार्ट से ही रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, मैनेज रखते हैं, हेल्दी चीज़ों का यूज़ करते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स का यूज़ करते हैं, तो वो आपकी ऑब्वियसली ग्रोथ भी अच्छी करती है हर बॉडी पार्ट की। लाइक आपके ऑर्गन्स की, नेल्स हैं, स्किन है, हेयर्स हैं, जैसे मैंने पहले बात की। बिल्कुल, हर चीज को डिस्टर्ब होते हैं। तो इससे अगर आप क्या कहेंगे, एक नॉर्मल यूजुअल कोई खातून है जिसको ना शुगर है ना बीपी है, इनके लिए कोई डाइट प्लान तैयार करना हो, उनकी बॉडी में फैट कंटेंट ज्यादा हो, मतलब बहुत सारी खवातीन अभी टीवी भी ऑन करके इसको देख रही होंगी, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? शुरू से लेके लास्ट तक क्या मील होना चाहिए? दिन की शुरुआत से अगर लेके कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, कितना प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स उनको लेने चाहिए, कितने मल्टीविटामिन्स उनको ऑर्गेनिक सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाने हैं? इस हवाले से मील जरा सेट करके बताएं कि ऑडियंस को थोड़ा पता चले। इसमें थोड़ा सा इसमें आ जाता है कि अगर आप नॉर्मल हैं, लाइक आपको कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन या व्हाटएवर कोई पीसीओएस के इश्यूज नहीं है, तो आप एक सिंपल 2000 किलो कैलोरीज का डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगी कि हमारी सोसाइटी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करती कि नाश्ता, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि नाश्ता, हम शायद मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो ये समझते हैं हम नाश्ता स्किप करके हम स्मार्ट हो जाएंगे। तो मैं ये बताना यहाँ पे चाहूंगी कि सबसे बड़ी मिस्टेक वो वहां पे कर रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप नाश्ता स्किप करके आप स्मार्ट हो जाएं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। नाश्ता ही तो आपका मेजर मील है। और बिकॉज आप फास्टिंग कंडीशन के बाद, यानी पूरी रात आपने स्लीप पूरी की है, हाँ जी, उसके बाद जब आप अपना इनटेक करेंगे फूड का, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उस टाइम। तो मेटाबॉलिज्म का, वेट लॉस के लिए मेटाबॉलिज्म का फास्ट होना बहुत जरूरी है। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मींस आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं। जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, आपके मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट करेगा और आप अपने वेट लॉस के चैलेंज को पूरा नहीं कर सकते। तो इसमें ये चीज मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी मत, ये मिस्टेक मत करें कि आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं और आप डायरेक्ट वो लंच की तरफ जा रहे हैं या फर्स्ट स्नैक्स की तरफ जा रहे हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपका बहुत मस्ट है, जरूरी है, एसेंशियल है, और उसमें हेल्दी डाइट का यूज करें। उसमें मिल्क के अंदर आप ओट्स को ऐड कर लें, बहुत हेल्दी एक ब्रेकफास्ट है, ओट्स ऐड करें उसके अंदर आप एग ऐड करें। और अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसके अंदर वो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर है तो हम अंडा नहीं खा सकते, तो आप एग वाइट ले सकते हैं और बॉइल्ड फॉर्म में।
क्योंकि उसमें आप ये है कि उसको फ्राइड फॉर्म में मैं रिकमेंड नहीं करूंगी आपको कि आप लोग फ्राइड फॉर्म में, अगर बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं है, अगर आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, तो फिर आप उसको ओनली 1 टीस्पून ऑयल के अंदर लाइट सा फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और बाकी डाइट प्लान भी मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ महरीन मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले वो एक मील तैयार कर रही थी, आपको बता रही थी कि किस तरह से अपने मोटापे को कम किया जा सकता है, एक नॉर्मल पर्सन में किस तरह से मोटापा कम किया जा सकता है, उसके लिए ऑल डे मील क्या होना चाहिए। तो महरीन, आप नाश्ते की अफादियत के हवाले से आगाह कर रही थी, मैं चाहता हूं उस बात को भी कंप्लीट करें और उसके साथ साथ आप अगले जो मील्स हैं जिसमें मंचिंग और आपका लंच डिनर सब कुछ आ जाता है, वो भी साथ स्नैक्स आ जाते हैं उसमें। जी, स्नैक्स आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे बेसिकली 6 मेजर मील्स मील्स में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें 3 मेजर मील्स हैं और 3 माइनर मील्स हैं। मेजर में हम ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर को कंसीडर करते हैं और जो आपके 3 स्नैक्स हैं उसको हम माइनर मील्स में कंसीडर करते हैं। और इसमें ये चीज आती है कि आप हर जो आपके 6 मील्स हैं उसमें गैप देते हैं 2 आवर्स का। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग क्या कर रहे होते हैं, वो जिसको कहते हैं ना, कि वो वर्ड में यूज करूंगी कि खपा खप जैसे इसको कहते हैं कि खाई जा रहे हैं। तो लाइक उनकी वो आपकी वाली बात की उनकी साइकोलॉजिकल उनके ऊपर एक होता है कि अभी जल्दी जल्दी हम खा लें और शायद, और उनको एक बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है कि उनको लगता है कि हम जितनी जल्दी खाएंगे उतनी जल्दी हमारी बॉडी को लगता जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। आपके मील में, आपके डाइट में ऑलमोस्ट मैक्सिमम मिनिमम 2 आवर्स का गैप जरूरी है। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि अभी आपने ब्रेकफास्ट किया है तो फौरन से आप अपना स्नैक ले रहे हैं, उसके फौरन बाद आप अपना लंच ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको गैप देना है मिनिमम 2 आवर्स का। और इसमें ये चीज है, एक बहुत बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि लाइक पूरा दिन खाना नहीं खाया और एंड में रात को जाके, मैंने ऐसे लोगों को डील किया है जो पूरा दिन खाना नहीं खाते और रात को वो खाना खा रहे होते हैं। और फिर ये चीजें रीजन बनती हैं ओबेसिटी की, क्योंकि जब वो ऑब्वियसली सारा दिन खाना नहीं उन्होंने खाया, एम्प्टी स्टमक, तो जब वो एकदम से खाना खाएंगे तो क्या आप खुद सोचते हैं कि क्या स्टमक उस तरह से वर्क करेगा? उसके ऊपर आप एकदम लोड डाल रहे हैं और एकदम से उससे वो वर्किंग आपने करानी है, तो वो उस तरह से तो नहीं वर्क करेगा। तो इसमें मील हम सेट कर रहे थे, आप अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, उसमें नेचुरल जितनी भी आपकी फूड्स हैं लाइक मिल्क का यूज करें, ओट्स यूज कर सकते हैं आप इसमें एक बड़ा ये है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप बेकरी वजन बढ़ाती है। बिल्कुल, मैं भी ऐसा कहती हूँ, बेकरी आपके वेट को कम नहीं होने देती, लेकिन अगर आप उसकी कैलोरीज को एडजस्ट करके, उसकी कैलोरीज को देखते हुए अगर आप उसका इनटेक करते हैं और अपनी एक्सरसाइज को, अपनी डाइट को प्रॉपर रखते हैं, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को प्रॉपर रखते हैं, तो वो ऑब्वियसली जब आपने खाना है तो वो कैलोरीज बर्न, जब वर्क करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो कैलोरीज बर्न भी तो होंगी ना। यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, आप उस बारे में भी ऑडियंस को आगाह करें। मोस्ट ऑफ द पीपल ये समझते हैं कि जब आप बात करते हैं 6 मील्स की, तो उनको लगता है 3 की बजाय अब 6 बार खाएंगे वो, अब इससे तो मोटापा बढ़ेगा। अब ये जरूर गाइड करें कि वो 6 दफा के मील्स होंगे कितने कितने, ताकि इनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ज्यादा खाना डेंजरस है, कम खाएं लेकिन कई बार खा लें, वो कई बार गुजारा कर जाता है। लेकिन एक ही दफा में जब 3-3, 4-4 रोटियां जो खा रहा होता है शख्स, साथ में मीठा भी ले रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही होती हैं, चिकन भी अच्छे से खा रहा होता है, वेजिटेबल्स भी ले लेता है, तो वो स्टोर हो जाती है वो एनर्जी सारी फैट की सूरत में आपकी बॉडी के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आपने 6 मील्स में डिवाइड करें अपने डाइट प्लान को, या तो इट डजंट मीन कि आपने 6 मील पूरे करने ही करने हैं। अब क्या मे बी एक इंडिविजुअल है, उसने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद उसको 2 घंटे के बाद भी उसको नहीं है किसी चीज की, वो एक डिजायर नहीं है, तो उसने डायरेक्ट लंच ही करना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 2 घंटे के बाद लाजमन कुछ ना कुछ लेना है। इसमें एक चीज मैं बताती चलूं कि हेल्दी ये चीज हो सकती है कि आप कोई फ्रूट ले लें। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उसमें कोई हैवी डाइट लेनी है या कोई हैवी वो फूड का इंटेक करना है। आप उसमें कोई लाइट सा फ्रूट ले लें, एप्पल यूज कर सकते हैं आजकल, जैसे ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज है, इसका यूज करें।
ये आप एक्चुअली में जो स्नैक, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि आप अपने स्नैक में विटामिन्स एंड मिनरल्स के सोर्सेज का यूज करें, उनको ऐड करें, ना कि आप उसमें हैवी चीजें लाइक वो चपाती ऐड कर लें, ब्रेड ऐड कर सकते हैं, मगर ये कि वो आप इवनिंग स्नैक में ऐड कर लें, बिकॉज आपने मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट किया हुआ है। और हैवी ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट इज एसेंशियल फॉर योर हेल्थ, कि आप ये नहीं है कि उसमें डेली बेसिस पे आप बेकरीज का यूज कर रहे हैं। बहुत सारे फैमिलीज में ये ट्रेंड होता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखती हूँ कि जो अक्सर ये कहते हैं मैडम हम तो पराठा ना खाएं तो हमारा तो नाश्ता नहीं होता, और वही लोग ज्यादातर ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे जब आप एक चीज को अपनी बॉडी का हिस्सा बना रहे हैं वो इम्पैक्ट। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ब्रेकफास्ट का आपने बता दिया कि ओट्स वगैरह यूज करें, उसके बाद स्नैक्स क्या होने चाहिए? स्नैक्स में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स हो सकती हैं। कितनी क्वांटिटी आप ये भी देखें, ये डिपेंड करता है आपके वेट पे। आप एक नॉर्मल एक 75 kg का पर्सन है तो वो उसमें सर्विंग आप 1 से 2 सर्विंग्स ले सकते हैं। लाइक एप्पल है, आप उसके 1 से 1.5 ले लें, 1 and 2 एप्पल्स की क्वांटिटी ले लें। ये तो डिपेंड करता है ना आपका वेट कितना है या आपका जो है वो मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसमें भी सिस्टम अलग होता है कि अगर आपका वेट नाज़रीन ज्यादा है तो क्वांटिटी कम कर देंगे, ये नहीं होना कि वेट ज्यादा है तो आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। एग्जैक्टली इस हवाले से भी बताएं जरा। जी, इसमें बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम ओबेसिटी की तरफ होते हैं और वो चीजें छोड़ नहीं सक रहे होते ना, उनके लिए इतना इजी नहीं होता, लाइक वो उस तरह से कंफर्टेबल फील नहीं करते कुछ चीजें छोड़ के। तो उसमें मैं ये चीज बताती चलूं कि आप अपने एटलीस्ट पोर्शन साइज को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे ओबेसिटी के लोगों को हम रिकमेंड करते हैं कि आप लंच में रॉ सैलड का यूज करें, उसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को मिक्स करके, रेड बीन्स को मिक्स करके। मगर कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि मैम हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, मतलब लाइक हम रोटी के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज मैं बताती चलूं कि आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसके पोर्शन साइज को कम करें। अगर आप 1 रोटी ले रहे हैं लाइक सपोज, तो आप उसको हाफ कर सकते हैं। अगर आप 2 ले रहे हैं उसको 1.5 करें, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उस चीज की तरफ आए, डिक्रीज किया जाए। और एक बहुत हमारी सोसाइटी में एक मिसकॉन्सेप्ट है लोगों का, लोग या क्या समझते हैं कि हम डाइटिशियन के पास गए हैं, हमें डाइट प्लान मिला, वो डाइट प्लान फॉर एवर चलता रहे और उसी के ऊपर हम लोग 1 से 2 दिन में वेट लॉस कर लें। देखिए, एक चीज को आपने नेचुरल तरीके से करना है, हैंडल करना है। हम उसको फौरी तौर पे कैसे किया जा सकता है? जब तक आप उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, हेल्दी डाइट का यूज नहीं करेंगे, अपने यानी कि लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करेंगे, कैसे हम उसको कर सकते हैं? तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, फ्रूट्स ले लिए आपने, अपने ब्रेकफास्ट के बाद फ्रूट्स ले लिए, फ्रूट्स के बाद लंच क्या होना चाहिए? लंच के में डिपेंड करता है कि आप आइदर नॉर्मल हैं, आइदर आप ओबेसिटी का शिकार हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 70 to 75 kg में उसको कोई इशू नहीं है। ओबेसिटी है, फॉर एग्जांपल जस्ट ओबेसिटी है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि वो रॉ सैलड का यूज करें अपने लंच में। ठीक है, उसमें फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स ऐड करें, वेजिटेबल लाइक क्यूकम्बर, टोमेटो, कैबेज, ये सब नेचुरल फूड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को यूज करें। एप्पल यूज कर लें उसके अंदर। एक लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बनाना वेट गेन में वो करता है, रोल प्ले करता है। तो मैं ये चीज एक क्लियर करती चलूं कि बनाना नो डाउट के कहीं ना कहीं आपका वो करता है उसमें रोल प्ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केला जो है वो बिल्कुल ही खाना बंद कर दें। देखिए, जो 12-12 केले खाएगा उसका तो वेट ज्यादा होगा, लेकिन अब वो ये कि बिल्कुल आप बंद कर दें तो आप देखें जितनी भी नेचुरली चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई चीज आपके लिए एसेंशियल है, जो आपकी बॉडी को जिसकी जरूरत है। अब बिल्कुल लोग केले खाना बंद कर देते हैं, लेकिन दे आर हाई इन पोटेशियम, तो वो आपके बॉडी के लिए ऑब्वियसली हर मिनरल, हर विटामिन आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ महरीन मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। महरीन, लंच पे थे हम और लंच के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी कि लंच के लिए आपको कैबेज और वेजिटेबल्स यानी 5 कलर्स ऐड करने चाहिए। वो 5 कलर्स किस तरह से ऐड करने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए?
देखिए इसमें मैं ये चीज कहती होती हूँ, अक्सर बात करती हूँ कि 5 कलर्स की जैसे आपने बात की कि वेराइटी ऑफ फूड, वेराइटी ऑफ फूड में जितने भी आप लाइक डिफरेंट कलर्स हैं, लाइक कैरेट्स हैं, ये रेडिश हैं, बीट रूट हैं। कैरेट से आपको आपका रेड कलर मिल गया, जी। वेजिटेबल से आपको ग्रीन कलर मिल गया, एप्पल से आपको रेड कलर मिल गया। फिर इसके बाद आप चिकन अगर ले लेते हैं, उसमें बॉइल्ड चिकन ऐड कर लेते हैं, तो उससे आपको व्हाइट कलर मिल जाता है उसका। और एक कलर और रह गया, उसमें लेमन जूस ऐड कर लें, या फिर आप पेपरिका या कुछ भी जो आपको पसंद हो, जैसे खास तौर पे अगर बात करें यहाँ पे दारचीनी की, तो उससे सिनेमन से जो आपकी बॉडी के अंदर बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, आप उसका एक पिंच अगर ऐड कर लेते हैं, आपके शुगर लेवल को स्पाइक होने से वो रोकती है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है, तो मेरा ख्याल है एक बेहतरीन मील तैयार हो सकता है। एग्जैक्टली। और इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं, नेचुरल भी ब्लैक सीड्स, उनको आप ऐड कर, चिया सीड्स समथिंग एल्स, फ्लैक्स सीड्स, लाइक ब्लैक सीड्स, जिनको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, कलवंजी जिनको बोलते हैं, उनको ऐड कर लें आप। ठीक है, वो आपकी हेल्थ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देती हैं। और ये तो और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी जो है वो है बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इंतहाई डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और इसमें एक चीज मैं बताती चलूं कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे यहाँ एक्चुअली लोगों को इतना आइडिया नहीं होता कि वो ये डिटॉक्सिफिकेशन क्यों नहीं ब्लड की हो रही होती है। यही इसी वजह से नहीं हो रही होती है कि हम अपनी डाइट में नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड नहीं कर सकते। एंड इन माय प्रैक्टिस आई वाज सरप्राइज्ड वन टाइम कि एक क्लाइंट वो मुझे बता रहे हैं कि मैं उनको जब उसकी डाइट में ऐड करी हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ही सेड कि मैं तो बिल्कुल भी फ्रूट्स खाए ही नहीं मैडम मैंने तो आई वॉज सरप्राइज कि आप यानी कि हालांकि ये चीज के कैसे सरवाइव आप कर सकते हैं, आप फ्रूट्स और वो उसके अंदर ऐड नहीं कर रहे बिल्कुल भी, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं आपके। और जब वाइटामिन भी आपकी बॉडी से डेफिशिएंट हो जाते हैं तो आपकी वो फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है बॉडी की। तो वो कैसे आप फिर विटामिन किस फॉर्म में, फिर आप इसका मतलब है कि बिल्कुल वो बात वही आ जाती है कि आप दवाइयों पे फिर आ जाते हैं, आप उसमें सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, सप्लीमेंट्स की फॉर्म में फिर आपको लेने पड़ते हैं। तो इसमें ना एक चीज आ जाती है कि हमारे यहाँ मदर, सॉरी मतलब कोई भी मदर इस चीज को माइंड ना करें, हमारे यहाँ मदर्स क्या करती हैं, वो स्टार्ट से चाइल्डहुड से ही बच्चों को नेचुरली फूड पे लेकर नहीं जाती। बच्चों को वो अपने इजी काम कोल्ड ड्रिंक, और जब कोल्ड ड्रिंक बच्चा पी रहा होता है बड़े फख्र से बताते हैं ये तो बड़ा मजे से पीता है। और नूडल्स, और एक्चुअली में हमारे यहाँ ये हो गया है कि मदर्स ने अपनी एक आसानी ढूंढ ली है, वो बच्चों को 2 मिनट में वो पैकेट खोला और नूडल्स बना दिए, उनको वो आर्टिफिशियल सूप्स जो है वो इनटेक कर, प्रोसेस्ड फूड जितनी भी जूसेस, वो अब देखें आप उनको दे रहे हैं वो कैंड जो आप जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स दे रहे हैं या व्हाट एवर आपके पैकेजिंग में जितने भी आपके जूसेस आ रहे हैं, आप उनको फ्रेश जूस क्यों नहीं दे रही हैं? ऑर्गेनिक की तरफ नहीं लेके जा, ऑर्गेनिक की तरफ क्यों नहीं लेके जा रही हैं? और एक्चुअली में ना वो जिसको क्या एक बोलते हैं वर्ड टशन, एक वो टशन लोग फखर से प्राउडली बता रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो टशन नहीं, वो आप उल्टा अपने बच्चे की हेल्थ को ही खराब कर रहे हैं। जब आपने उसको एक हैबिट बना दी है उसकी कि उसने प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ, बिस्किट्स, स्लैंटीज, इस तरह की बहुत सारी मेरे पास एग्जांपल्स हैं कि उनको जब ऑब्वियसली जब उसके बच्चे का टेस्ट ही उसके ऊपर डेवलप हो गया तो वो कैसे उसकी नेचुरल, जब आप एकदम से उसको फिर नेचुरल चीज की तरफ लेके जाएंगी तो वो कैसे उसकी तरफ आएगा और कैसे उसकी वो अच्छी वो ग्रोथ की तरफ आ सकेगा। तो इसमें ये चीज बहुत जरूरी है कि बच्चों को स्टार्ट से ही आप नेचुरल चीजों की तरफ यानी कि उनको मोटिवेट करें, उनको प्रोसेस्ड फूड से जितना हो सके, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल भी उनको ना दें, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स हैं और मैं टेस्ट डेवलप हो जाता है और बच्चों को जो अच्छा लगता है वो देना पड़ता है, लेना पड़ता है। मगर ये है कि ऐसा नहीं है कि आप उसको एक रूटीन ही बना लें। बहुत सारे घरों में आप देख लें, अभी जितने सोशल मीडिया इतना ज्यादा वो हो चुका है कि बहुत सारे फैमिलीज में ये होता है वो बस बैठे हैं, वो मोबाइल फोन पे ऑर्डर किया, फूड पांडा से पिज्जा आ रहा है, फूड पांडा से पास्ता आ रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं, आप उसको क्यों नहीं करते नेचुरल। मैं यही चीज मतलब बता के एक हो जाती हूँ कि आप अपनी डाइट को क्यों नहीं थोड़ा सा खुद से उसको करें, नेचुरल वे में लें, ना कि आप उसको प्रोसेस्ड की तरफ। और इतनी लोगों की रूटीन ऐसी बन गई है कि वो कहते हैं कि जब तक हम पिज्जा, मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जब तक हम पिज्जा इंटेक नहीं कर लेते हमें तो सुकून नहीं आता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक वक्त होता है कि जब आपके टेस्ट बर्ड्स फास्ट फूड की वजह से इतने डेवलप हो चुके होते हैं कि अगर आप वो खाना नहीं खाते
तो बदहजमी होना शुरू हो जाती है घर के खाने से, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। और अगर आपने डाइट की तरफ नहीं आते, मोटापे का शिकार होते हैं, और जब मोटापा आता है आप पे तो आपकी शख्सियत का निखार वो नहीं रहता। आप फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का वो यूज नहीं करते जो आपको करना चाहिए, उससे आपकी स्किन ड्राई रहती है, आपकी स्किन पे वो चमक, वो फ्रेशनेस नहीं रहती। तो इन तमाम तर चीजों के लिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन प्रोफेशनलिज्म के अंदर देखा जाए, जो प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनका डाइट प्लान इतना स्ट्रिक्ट होता है कि आम बंदा सिर्फ उनकी बॉडी को, उनकी फिजिक को देख रहा होता है, ये नहीं देख रहा होता कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यकीन जानिए ये एक आर्ट है, और आप एक आर्टिस्ट हैं, अपने आप को एक आर्टिस्ट बना के उसकी तरह कंज्यूम करेंगे अपने बॉडी के अंदर अपनी डाइट को, देन ही आप एक आर्टिस्ट की तरह अपनी बॉडी को तराश सकेंगे। ये एक मुकम्मल हुनर है, और इस हुनर की पहचान हर एक को होनी चाहिए। हमारे यहाँ घरों के अंदर, हंडिया के अंदर तेल बहुत डाल दिया जाता है, घी बहुत डाल दिया जाता है, एक नॉर्मल क्वांटिटी से भी ज्यादा रखा जाता है। एग्जैक्टली। और लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि वो सूखा खाना तो खाया नहीं जाता। और सूखा ना भी हो, ऑयल होना भी चाहिए, लेकिन नुचड़ा हुआ हो उस ऑयल के अंदर वो सालन पूरा, तो वो मेरा ख्याल है वो एक अजीब ही हमारे माशरे का कल्चर जो है हमारा, वो कुछ इस तरह का बन चुका है। देसी फूड्स जब तक भीगते नहीं है ना पूरी तरह, एग्जैक्टली वो साग के ऊपर स्पेशल अलहदा से भी वो मक्खन लगा के, और लाइक वो जो व्हाइट चने बनते होते हैं उसके ऊपर वो अलहदा से वो उन्होंने ऑयल का करते हैं तड़का, जिसको लगाते हैं, नुकसानदेह होता है। और आप देखेंगे क्यों, यही इसीलिए तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा रेशो ये सीवीडी की, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये इसीलिए है कि हमारी डाइट्स मैनेज नहीं है। और जिनकी मतलब अक्सर एक बड़े अजीब सी बात लोग करते हैं, सॉरी मैं ये चीज जो है थोड़ा सा कर रही हूँ कि मरना तो है ही है, तो अच्छी तरह खा पी लें। मैं बिल्कुल इस चीज से डिनाई नहीं करती, बिल्कुल मरना तो है, मगर आप जब अपनी डाइट को बैलेंस में रख के खाते हैं तो आप जल्दी बीमार नहीं होते हैं, बीमारियों से बचते हैं, मैं इस तरह से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। एक शख्स से जिसने क्वालिटी लाइफ गुजारी है और एक नॉर्मल, अब क्वालिटी लाइफ क्या है, जिस तरह की अगर मोस्टली लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं स्टार्स को, टीवी के ऊपर एक्टर्स को, तो एक्टर्स को जब आप नाज़रीन देखते हैं तो उम्र उनकी भी 50-60 साल ही होती है, लेकिन वो क्वालिटी लाइफ अपनी गुजारते हैं। क्वालिटी लाइफ किस तरह से गुजारते हैं, वो वॉक करते हैं रोजाना, वो रोजाना डाइट इनटेक अपना मैनेज वे में लेते हैं, और इसी वजह से वो खूबसूरत दिखते हैं, और इसी वजह से वो अपने आप को फिट रखते हैं। डिमांड होती है स्क्रीन की, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप उन जैसे दिखें या आपकी फिजिक भी वैसी हो, आपको भी उसी तरह मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से भागते हैं और चाहिए चीजें वैसी ही जैसी वो दूसरों को देख रहे होते हैं। इस हवाले से मुझे बताएं कि मेहनत करनी चाहिए, वॉक कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपकी, और दूसरी चीज वॉक में ये चीज आ जाती है, वॉक की बात हो रही है तो वॉक में ये है कि जब आपकी वो ब्लड की, ऑब्वियसली जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके ब्लड की सर्कुलेशन जब इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली वो आपकी स्किन के ऊपर, आपके ऑर्गन्स के ऊपर अच्छे इफेक्ट्स देगी। जब एक इंडिविजुअल है उसमें ब्लड की सर्कुलेशन ठीक से प्रॉपर नहीं हो रही है, वो बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और हमारे यहाँ ज्यादातर विद द पैसेज ऑफ टाइम सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रहा है। मतलब हर चीज वो बस रेडीमेड ना, जिसको कहते हैं कि बस कोई काम ना करना पड़े और जल्दी से हमारे पास जो है वो रेडीमेड चीज आ जाए। लेकिन जब आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपके ब्लड की सर्कुलेशन को भी वो बेटर नहीं करेगा। प्रॉपर वॉक आपकी, और मिनिमम 45 मिनट्स की वॉक एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसको कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर वो उसको रेगुलर वे में करता है तो वो डायबिटीज से जो है वो बच सकता है। हाइपरटेंशन जैसे इश्यूज जो हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं। मेरी क्लाइंट थी, शी वाज डायबिटिक, तो आई रिकमेंड हर कि आप, वो टैबलेट के ऊपर थी ना, इंसुलिन के ऊपर नहीं थी, तो मैं उसको बोला कि आप ना वॉक स्टार्ट लाजमी करें। वो वॉक नहीं करती थी, मतलब जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली वो वॉक नहीं करती थी। तो जब उसने स्टार्ट की है, वॉक स्टार्ट की है, शी डिड 1 मंथ, और 1 मंथ के बाद आके बता रही थी कि मेरी टैबलेट की डोज भी कम हो गई है। तो ऑब्वियसली इसमें ये चीज आ जाती है कि आपकी वॉक, और डायबिटिक के लिए तो बहुत जरूरी है वॉक। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक और यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे बताना चाहूंगा, ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मीठे से शुगर होती है, ऐसा नहीं होता। आप जो खा रहे हैं ये भी शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर जाके। ये कार्बोहाइड्रेट्स आप जो ले रहे होते हैं, जो रोटी खा रहे होते हैं,
ये अंदर जाके शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर आपकी बॉडी के अंदर फैट की सूरत में स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका कि खाना जितना मर्जी खाएं, मीठा नहीं लेना, उससे शुगर से महफूज रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने डाइट मील्स को भी प्लान करके एक प्लानिंग के तहत आपको चलना चाहिए, उससे ही आपकी सेहत पे मुस्बत असरात पड़ सकते हैं। आप क्या कहेंगे मीठे की तरफ जो लोग जाते नहीं है और वैसे खाना बहुत ज्यादा खाते हैं? देखें, बिल्कुल आप जैसे आप बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप मीठा छोड़ देंगे तो आप डायबिटिक्स नहीं हो सकते। डायबिटीज बेसिकली ये कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स आ सकते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी ओबेसिटी अगर मोटापा है, हाइपरटेंशन है, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, मतलब मल्टीपल इसमें आपके फैक्टर्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मीठा, इन फैक्टर्स को कंट्रोल भी आप कर सकते हैं अपने खाने के साथ। अगर आपका खाना बेहतरीन है तो उससे बहुत सारे आपकी सेहत पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। अब देखिए लाइक, बहुत शुक्रिया महरीन आज के शो में आने के लिए, बहुत मुफीद मशवरे आपने जो है हमारी ऑडियंस को दिए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।